हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रो मैकेनिकल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने नई वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ प्रस्तुत हुआ हूं जो सुपर 100 एमसीक्यूज की सीरीज का अगला पार्ट है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के सुपर 25 एमसीक्यूज पार्ट 2 की फॉर्म में प्रेजेंट किए थे। आज उसी का अगला पार्ट इस वीडियो में है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि एक भी सुपर 25 सीरीज का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होती है? 20 टू 57 किलो जूल पर किलोग्राम। तो पहले का आंसर क्या होगा? सी। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? 2E/3 होता है। तो सेकंड का ऑप्शन डी होगा। थर्ड है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड फॉर। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड फॉर क्या हुआ? कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का क्या होता है? Cp इंटू dt होता है। तो वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी? वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए इसका पहले का आंसर ए होगा, सॉरी थर्ड का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर ऑफ गैसेस कैन बी फुली डिटरमाइंड बाई। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस हम पूरी तरह से कितने लॉज से पता कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 4 लॉज। 4 लॉज कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूसेक लॉ और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो इस तरह से हम 4 लॉ से बिहेवियर ऑफ गैसेस पूरी तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अगर हमें किसी भी फ्लू गैस का अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में चेंज करना है तो उसके रिलेटिव वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा? तो इसका सही आंसर है 5 का बी, मल्टीप्लाई बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो जो भी गैस उसमें फ्लू गैसेस में होंगी उसके मॉलिक्यूलर वेट से हम मल्टीप्लाई करके रिलेटिव वॉल्यूम से तो उसको हम कितने ग्राम या किलोग्राम में वो गैस मौजूद है वो हम पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन वेट बेसिस एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है तो वेट के अकॉर्डिंग उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? तो इसका आंसर है 23 और बाई वॉल्यूम के लिए होता है 21। तो हमें याद रखना बाई वॉल्यूम के लिए 21% ऑक्सीजन है और बाई वेट 23% ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट है। तो 6 का ऑप्शन आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस टरबाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो गैस टरबाइन साइकिल कौन सी होती है? जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल होती है। तो इसका सही आंसर है 2 आइसोबार्स एंड 2 आइसेंट्रोपिक, यानी कि 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं, एक कंप्रेशन में और एक एक्सपेंशन में, और 2 आइसोबार होती हैं हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन के लिए। तो 7 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स्ड जूल साइकिल इज कॉल्ड। तो रिवर्स जूल साइकिल ना तो कार्नोट साइकिल होगी, ना ही ब्रेटन साइकिल होगी और ना ही डीजल साइकिल होगी, क्योंकि ये तीनों की तीनों इंजन के लिए एप्लीकेबल है। और रिवर्स जूल साइकिल यानी कि रेफ्रिजरेशन के लिए होगा। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? बेल कोलेमन साइकिल, और ये एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में इसका एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन। जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो कौन सी साइकिल पर वर्क्स करते हैं, यानी कि किस कौन सी साइकिल को प्रिंसिपल मानते हुए उनका डिजाइन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रैंकाइन साइकिल। कार्नोट साइकिल आइडियलिस्ट साइकिल है, ये पॉसिबल नहीं है। जूल साइकिल गैस टरबाइन के लिए हो गई और ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए हो गई, यानी एसआई इंजन के लिए। तो इसके लिए 9 का आंसर सही आंसर होगा सी, रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन सिलेंडर कंटेन्स 600 kPa, कंटेन्स एयर एट 600 kPa, 290 केल्विन और वॉल्यूम दे रखा है इसमें 0.01 मीटर क्यूब। अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस गिव्स आउटपुट ऑफ 54 किलो जूल ऑफ वर्क आउटपुट। तो वर्क हमें मिल रहा है यहाँ पे W कितना? 54 किलो जूल। हमें क्या पता करना? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू DV होता है। तो W हमें पता है 54 और P हमें गिवन है 600। तो 54 डिवाइड करेंगे 600 से कितना आएगा? 0.09। तो यहाँ से हमें DV पता चल जाएगा। और इनिशियल वॉल्यूम कितना? 0.01। तो DV आएगा 54 डिवाइड बाई 600 0.09 और 0.01 इनिशियल वॉल्यूम था। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0.01 प्लस 0.09। तो क्या आएगा इसका आंसर? 10 का C, यानी कि 0.1 मीटर क्यूब इसका फाइनल वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ डैश अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इज रेफर्ड टू। तो इसमें सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो एप्लीकेबल होगा। तो वो क्या कहता है? द लो ग्रेड एनर्जी अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इज रेफर टू अवेलेबल एनर्जी। तो इसका 11 का आंसर क्या होगा? बी,
यानी जो भी लो ग्रेड एनर्जी अगर हमारी हीट के फॉर्म में है तो उसे हम कितना हाई ग्रेड यानी कि अवेलेबल एनर्जी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम, तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स क्या होंगे, द पार्ट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इज रेफर टू अवेलेबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dp होल्ड्स गुड फॉर। तो ये इक्वेशन है V डॉट dp। तो V डॉट dp जो इक्वेशन होती है वर्क की, वो हमेशा फ्लो प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं। वर्क प्रोड्यूसिंग मशीन लाइक एन इंजन और टरबाइन, यानी कि इंजन और टरबाइन में जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, या वर्क एब्जॉर्बिंग मशीन लाइक अ पंप और अ कंप्रेशर। तो दोनों ही फ्लो प्रोसेस हैं, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन TdS इज इक्वल्स टू du प्लस pdv इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच लॉ। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए कि क्या ये फर्स्ट लॉ से डिराइव किया गया है, या सेकंड लॉ से डिराइव किया गया है, या दोनों से डिराइव किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों से डिराइव किया गया है। फर्स्ट लॉ से तो क्या होता है, dq इज इक्वल्स टू du प्लस pdv होता है, सेकंड लॉ से क्या होता है, dq इज इक्वल्स टू TdS। तो दोनों को कंबाइन करने पर जो इक्वेशन निकल के आती है TdS इज इक्वल्स टू du प्लस pdv, और ये इक्वेशन पहली इक्वेशन है TdS की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ TdS भी इसे बोला जाता है, एनर्जी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन भी इसे बोला जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 13 का C, बोथ ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चार इसमें ऑप्शन है कि स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन इज 0, ये बिल्कुल ठीक है। द एंट्रोपी जनरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ द सिस्टम फॉलोज, ये फॉल्स है, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन पाथ फंक्शन होता है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है, एंट्रोपी जनरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ द सिस्टम फॉलोज। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा, बी होगा। सी पर भी हम देखते हैं, तो फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन इज ग्रेटर देन 0, ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें एंट्रोपी जनरेशन जरूर होगी। तो इसलिए 14 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज चेंज अकर्स एट। फेज चेंज कब होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का अगर फेज चेंज होगा तो वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अ प्योर सब्सटेंस इज सेड टू हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि उसके लिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता हो तो उसकी हम स्टेट पता कर सकते हैं। तो इसका 16 का सही आंसर होगा बी। अ थर्मोडायनेमिकली एफिशिएंट प्रोसेस वुड इन्वॉल्व। कोई भी अगर थर्मोडायनेमिकली एफिशिएंट मतलब बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस है थर्मोडायनेमिकली, तो उसमें एक्सर्जी लॉस कितना होगा और रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन कितना होगा। तो एक्सर्जी लॉस यानी कि अवेलेबल एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है, और रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन यानी कि एंट्रोपी कितनी जनरेट हो रही है। तो दोनों ही चीजें क्या दिखा रही हैं, इरिवर्सिबिलिटी को दिखा रही हैं। अगर दोनों चीज हमारी बढ़ती हैं तो इसका सही आंसर होगा। और हमें थर्मोडायनेमिकली एफिशिएंट प्रोसेस के लिए देखना है तो क्या होना चाहिए, दोनों चीज मिनिमम होनी चाहिए। तो 17 का आंसर ए होगा। एफिशिएंसी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लॉ एफिशिएंसी कैन आल्सो बी गिवन एज। जैसे फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट वर्क आउटपुट डिवाइड बाय हीट इनपुट, लेकिन सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या कहलाती है, फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी डिवाइड बाय कार्नोट एफिशिएंसी, यानी कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क, सॉरी मैक्सिमम अवेलेबल वर्क डिवाइड बाय मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो इसका सही आंसर होगा 18 का डी, फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी डिवाइड बाय कार्नोट एफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें 3 रिलेशन दिए हैं, इसमें से तीनों कौन से करेक्ट हैं। तो पहला रिलेशन है du इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV। तो PdV को इधर हम ले आए तो TdS इज इक्वल्स टू क्या होगा, du प्लस PdV, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, वो पहली एनर्जी इक्वेशन हो गई, TdS इज इक्वल्स टू du प्लस PdV। सेकंड इक्वेशन है DH इज इक्वल्स टू TdS प्लस VdP। ऐसी VdP को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए तो TdS इज इक्वल्स टू DH माइनस VdP, ये सेकंड इक्वेशन हो गई एनर्जी की। और थर्ड इक्वेशन है गिब्स एनर्जी की चेंज की, तो dg इज इक्वल्स टू VdP माइनस SdT। तो तीनों इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट TdS इक्वेशन इज। तो फर्स्ट TdS इक्वेशन अभी हमने देखा कि जैसे क्या था, TdS इज इक्वल्स टू क्या था, du प्लस PdV था 19 वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम देखें तो TdS इज इक्वल्स टू du क्या होता है, CV इंटू dt होता है, प्लस PdV। अब यहाँ पर PdV किस में बन रहा है,
अब हमें इसमें देखना ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, प्लस वाला ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन की बात हो रही, तो प्लस वाले ऑप्शन है हमारे ए और सी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि P इंटू डी वी किस में बनना है, तो T इंटू डेल्टा T इंटू डेल P इंटू डी वी। तो यहाँ पे T से T मल्टीप्लाई हो रहा है और डेल P से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो पहली इक्वेशन नहीं होगी। अब सी पर देखते हैं हम, टी डी एस इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, डी यू हो गया, प्लस टी इंटू डेल पी इंटू डेल टी इंटू डी वी। तो टी से यहाँ पे टी मतलब डायमेंशनली कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा क्या बचा, डेल पी इंटू डेल वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टीडीएस हो जाएगी। ऐसी सेकंड इक्वेशन ऑफ टीडीएस क्या थी, अगर हम 18 वाले क्वेश्चन में देखें तो टीडीएस इज इक्वल्स टू डीएच माइनस वीडीपी। तो डीएच क्या होता है, सीपी इंटू डीटी होता है। अब हमारे ये ऑप्शन होंगे वो कौन से होंगे, माइनस वाले होंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है। तो बी और डी में से एप्लीकेबल होगा, बी और डी में से एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी इंटू डीपी हमें चाहिए। तो अगर हम बी में देखें तो टी इंटू डेल वी इंटू डेल टी, और बाहर डीपी है, तो टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है, तो डेल वी इंटू डेल पी बच रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 21 का बी। डी में हम देखें तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा टी जो है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, तो 21 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द ऑफ द गैस कांस्टेंट्स ऑफ द कंपोनेंट। अगर हमें कोई भी अगर मिक्सचर अगर गैस का हमें गिवन है और उसमें जो भी गैसेस उसमें हैं, कंपोनेंट्स गैसेस हैं, तो उसका हमें क्या निकालना, गैस कांस्टेंट निकालना पूरे मिक्सचर का। तो वो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, तो इसका सही आंसर होगा वेटेड मीन। यानी कि अगर मान लिया हमें हर एक गैस का अगर गैस कांस्टेंट पता है R1 R2 R3 और उनके मोलिकुलर वेट पता है M1 M2 M3, तो क्या होगा, R1 M1 प्लस R2 M2 प्लस R3 M3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो वेटेड मीन के बराबर हमें क्या पता चल जाएगा, मिक्सचर का गैस कांस्टेंट डिटरमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टेक द वैल्यू 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू यूनिटी कब होगी, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, पीवी अपॉन आरटी होता है। तो पीवी अपॉन, अच्छा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके लिए होगा, एक तो फॉर एन आइडियल गैस के लिए होगा 1, और दूसरे दो ऑप्शन और दे रखे हैं, व्हेन प्रेशर अप्रोचेज 0 और व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेज इंफिनिटी। तो इसके सही आंसर क्या होगा, तीनों, मतलब ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 23 का डी होगा। पीवी अपॉन आरटी से अगर हम देखें तो प्रेशर अप्रोचेज 0, वहां 0 हो गया, और फिर व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेज इंफिनिटी, इंफिनिटी यानी कि 1/0, तो वहां पर क्या आ जाएगा, पीवी अपॉन आरटी से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 23 का आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इन्वर्जन कर्व जूल केल्विन कोफिशिएंट इज यूनिटी। तो जूल केल्विन कोफिशिएंट क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल पी एट आइसेंथैल्पिक, यानी कि एट कांस्टेंट एंथैल्पी। और कांस्टेंट एंथैल्पी में ये क्या होता है, स्लोप दिखाता है किसी भी आइसेंथैल्पिक कर्व का, और स्लोप क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए फॉर इन्वर्जन कर्व। और पैरेलल अगर स्लोप है तो जूल केल्विन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, फॉल्स। यानी कि फॉर द इन्वर्जन कर्व जूल केल्विन कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ना कि यूनिटी होना चाहिए। तो 24 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट रेट इज गिवन बाई इन किलोजूल पर किलोवाट आवर। तो हीट रेट जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं उनमें ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, तो उसको निकालने का सही फॉर्मूला होता है 3600 डिवाइड बाई साइकिल एफिशिएंसी। तो 25 का सही आंसर होगा बी, 3600 डिवाइड बाई साइकिल एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स, ये थे सुपर 100 सीरीज के बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये सभी एमसीक्यूज आपकी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की तैयारी में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। बहुत जल्द ही मैं ऐसी सीरीज के पार्ट 4 के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो उन व्यूअर्स तक पहुंच सके जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपनी पसंद का टॉपिक व अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो कि मुझे और अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।